नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आईटीबीपी के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान 2025 सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दल करेगा 1032 किलोमीटर की दूरी तय। भारतीय सेना को मिले 419 युवा अफसर। आईएमए पासिंग आउट परेड के दौरान सेना में हुए शामिल। मित्र देशों के 32 कैडेट भी पास आउट। देहरादून में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने की जनसुनवाई। दर्जनों महिलाओं की सुनी समस्याएं। विजया राहटकर ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। चारधाम यात्रा जोरों पर 28 लाख पार हुआ आंकड़ा। केदारनाथ में अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड में बारिश से गिरा पारा। लोगों को गर्मी से मिली राहत। रामनगर में धनगढ़ी नाला उफान पर। कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विमान दुर्घटना में दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आईटीबीपी के वीर जवानों अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह अभियान न केवल साहस और संकल्प का प्रतीक है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सामरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आईजी आईटीबीपी संजय गुंज्याल ने कहा कि हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान के तहत आईटीबीपी का दल कुल 1032 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसमें दल 27 घाटियों और 27 दर्रों को पार करेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आईटीबीपी के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान का फ्लैग ऑफ करने का और आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे बताया गया कि इस अभियान में आईटीबीपी के 45 सदस्यीय ट्रैकिंग दल उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश होते हुए लद्दाख तक, अभी जैसा यहाँ पर दिखाया भी हमारे उनके द्वारा जो सारा इस कार्यक्रम को हम सबके समक्ष रखा गया, लद्दाख से शुरू होकर लगभग 1032 किलोमीटर की जो चुनौतीपूर्ण यात्रा है, मैं इसको साहसिक यात्रा कहूँगा। इस साहसिक यात्रा को आप सबके द्वारा पूरा किया जाएगा। राजधानी देहरादून के आईएमए में पासिंग आउट परेड में 451 कैडेट्स पास आउट हुए, जिसमें 419 भारतीय और 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट्स पास हुए। अब सभी कैडेट्स आईएमए में गहन प्रशिक्षण के बाद पास आउट होकर सेना में बतौर लेफ्टिनेंट अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। पासिंग आउट परेड मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लसंथा रोड्रिगो ने भाग लिया। पासिंग आउट परेड में जवानों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता था। परेड के बाद सैन्य अफसरों पर हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की बारिश की गई। इस अवसर पर पास आउट होने वाले अफसर के परिजन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पास होने वाले अफसरों ने अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत के बाद उन्हें ये सफलता मिली है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी ट्रेनिंग आज फिनिश हुई है। बचपन से यही ड्रीम किया था मैंने कि आई विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर, एंड टुडे आज मैंने अपना ड्रीम रियलाइज़ कर लिया। बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट है आज। आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई मेंटर्स हु ट्रेंड मी थ्रू आउट माई ट्रेनिंग पीरियड्स, एंड दैट वाई आई स्टेप ऑन दिस हैव स्टार्स ऑन माई शोल्डर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई having commissioned to my lieutenant the first rank of Indian Army.
राजधानी देहरादून के आईएमए में आज पासिंग आउट सेरेमनी का समापन हो गया। इस पासिंग आउट सेरेमनी से देश को 419 जेंटलमैन कैडेट्स मिले। इन कैडेट्स का ट्रेनिंग कैसा रहा और आज वो कैसा फील कर रहे हैं, साथ ही उनके परिवार के लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने जेंटलमैन कैडेट्स स्वराज घोसालकर और उनके परिवार के लोगों से खास बातचीत की। आईएमए देहरादून में आज 156वीं पीओपी प्रारंभ हुई। यह 1932 से लगातार हो रहा है। आज हमारे साथ नए जो पासिंग आउट परेड में पास आउट हुए हमारे अफसर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका नाम क्या है। पहले तो अपना नाम बता दीजिए और साथ ही आज किस तरह का फील हो रहा है आपको। तो मेरा नाम लेफ्टिनेंट स्वराज घोसालकर है। इट्स एक्सट्रीमली हैप्पी मोमेंट। परिवार के लिए, सबके लिए 4 साल की जो मेहनत थी वो आज कह सकते हैं रंग लाई, और ऐसे ही अब देश की सेवा करनी है बस। ट्रेनिंग में किस तरह आप लोग फील करते हैं जब ट्रेनिंग होता है, किस तरह का वहाँ पर ट्रेनिंग होता है? ट्रेनिंग का जो हर एक दिन होता है वो ऐसा लगता है कि कब खत्म होगा। कभी कभी लगता है कि मुझसे हो भी पाएगा या ना हो पाएगा, बट आज जब हम देखते हैं पीछे मुड़ के तो हर एक वो मेमोरी अच्छी याद आती है और वर्थ इट है। इनके साथ इनके घर वाले लोग भी हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। आप इनकी माँ हैं, किस तरह का फील हो रहा है आज? अभी ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरा बेटा नहीं, मैं खुद ऑफिसर बन गई हूँ, क्योंकि उसने हमारा सपना आज पूरा कर दिया है। इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर अस। क्या आपके भाई हैं? नहीं, मेरे फ्रेंड है। आपके फ्रेंड हैं। हाँ, किस तरह का इनका तैयारी था? इनका तैयारी डिफिकल्ट था, मैंने उनका स्ट्रगल देखा, बट आई एम हैप्पी दैट ही इज़ एन ऑफिसर नाउ and I'm proud to call my friend as an officer. My mother is also serving in defense and it's a proud moment for everyone, all of his family, for him, for my mother. It's a different feeling altogether. Thank you. और इनके फैमिली के मेंबर हैं, आज इन्होंने पीओपी पास किया है, घर वालों को कैसा फीलिंग होता है? ये एक प्राउडफुल मोमेंट है हम सब के लिए। एक मतलब पूरे 8-5-6 साल जितने उसने जो मेहनत किया, रात दिन लगा के जो मेहनत की है, उसके बाद एनडीए में मेहनत किया है, ये देखने के बाद आज लगता है कि कुछ सीना गर्व से खुला हुआ है और बहुत खुशी हो रही है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जब एक नौजवान सेना में पास आउट होता है तो उसके साथ साथ जो उसके परिवार वाले होते हैं उनके लिए भी एक गर्व की बात होती है, उनमें भी अलग उत्साह और खुशी होती है। साथ ही देश के लोगों को भी गर्व होता है ऐसे जवानों पर कि जब ये सीमा पर जाते हैं और ये देश की रक्षा करते हैं और इनकी बदौलत हम देश के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी देहरादून। चंपावत सपा जिला अध्यक्ष और टैक्सी यूनियन अध्यक्ष ललित मोहन भट्ट को शराब पीकर पड़ोसियों के साथ अभद्रता हंगामा करना और पुलिस से अभद्रता करने के गंभीर आरोप में हवालात की हवा खानी पड़ी। साथ ही पुलिस ने 81 पुलिस एक्ट में नेताजी का चालान भी काटा है। दरअसल शुक्रवार रात पुलिस को एक महिला की ओर से सूचना दी गई कि ललित मोहन भट्ट नाम का व्यक्ति शराब पीकर गाली गलौज और अभद्रता और मर्डर करने की धमकी दे रहा है, जिसका महिला के परिजनों ने वीडियो भी बनाया, जिसके आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऋषिकेश रेंज में युवक पर टाइगर ने हमला किया था। इस बात को आखिरकार वन विभाग ने मान लिया। जानकारी के अनुसार हमले में युवक की मौत हो गई थी। खास बात यह भी है कि टाइगर राजाजी टाइगर रिजर्व में वापस नहीं लौटा है और उसने अपना ठिकाना ऋषिकेश और बड़कोट रेंज के आसपास ही बना लिया है। जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था उसी का लोकेशन के अनुसार इतने नज़दीक लोकेशन था, तो डेफिनेटली टाइगर का, क्योंकि टाइगर जैसे होता है उसके पास तो लेपर्ड होता नहीं है, तो वो टाइगर का ही था, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है। ये मैन ईटर तो अभी देखिए, मैन ईटर किसको बोलते हैं? जो हैबिचुअल आदमी के ऊपर ही निर्भर करके जीता है। एक एक्सीडेंटली हो जाता है ना, अगर जैसे हमारा जंगल के अंदर घूमना फिरना तो मोस्ट अलाउड है, कोई बात नहीं है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर क्योंकि जानवर का संख्या ज़्यादा होता है, तो उस जगह पे बिना अनुमति तो पहले जाना ठीक नहीं रहता, क्योंकि सुरक्षा सब सर्वोपरि है। लेकिन अगर वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होता है और पता है कि वहाँ पर लेपर्ड है, टाइगर है, हाथी है, तो फिर इस प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए तो हमने अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि आप जाने से पहले कम से कम
अपना सुरक्षा के ध्यान रखिए कि जिस एरिया में आप एंटर कर रहे हैं और लगातार एंटर कर रहे हैं डिफरेंट रीजन के अनुसार, तो आपने अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो डेफिनेटली उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ना इंसिडेंट का। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर है। दरअसल आने वाली 15 जून से कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी पर्यटक जोनों में रात्रि विश्राम यानी नाइट स्टे की सुविधा पर भी रोक लगा दी जाएगी। दरअसल प्रशासन हर साल मानसून के दौरान कुछ प्रमुख पर्यटन जोनों को बंद करता है ताकि पर्यटकों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ढिकाला जोन है और जो भी नाइट स्टे की यहाँ पे बुकिंग्स होती हैं वो 15 जून के बाद से नहीं होंगी। लास्ट जो नाइट स्टे रहेगा वो 14 को रहेगा और हर वर्ष की भांति मानसून में इस वर्ष भी नाइट स्टे को पूरे टाइगर रिजर्व में 15 तारीख से बंद कर दिया जाएगा। देखिए, अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अप्रैल और मई का जो लास्ट ईयर से 24 से तुलना करें तो इसमें लगभग 6000 पर्यटक ढिकाला में ज्यादा आए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की में लक्सर तहसील क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में एक मगरमच्छ ने ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस की मदद से ग्रामीणों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि सुरेश का घर तालाब के पास स्थित है, जहां आज सुबह वो किसी काम से तालाब के पास गया था। इस दौरान एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ने सुरेश का हाथ अपने जबड़े में दबा लिया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे तो मगरमच्छ तालाब में चला गया, जिसके बाद एम्बुलेंस से इलाज के लिए हरिद्वार में जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। तो यही अनुरोध है कि आप इसमें जो तालाब है इसकी खुदाई और इसकी जोड़ की सफाई होनी चाहिए। जितना भी मटेरियल है इसमें ये किनारे पर हो और इसका एक अच्छी तरह सौंदर्यीकरण भी हो, जिससे कि सभी ग्रामीण वासी इस तरह की जो घटना हो रही है, जो बहुत बड़ी दुर्घटना है ये, तो इसे किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण कर सकता है। और भी अन्य काफ़ी इसमें मगरमच्छ है। बहुत बड़ा हमला कर दिया, वे घायल कर दिए। उसके बाद फिर 108 को सूचना दी गई। अब उन्हें हर मिलाप हॉस्पिटल में हरिद्वार लेकर के भेजा गया है। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि आप इस मगरमच्छ को यहाँ से पकड़ करके, क्योंकि कई मगरमच्छ हो रहे डूंगरपुर के जोड़ में, आप इन्हें कहीं बाहर गंगा जी में भिजवा दो। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को देहरादून स्थित पुलिस लाइन में जन सुनवाई में प्रदेश भर से आई दर्जनों महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखीं, जिन्हें आयोग ने गंभीरता से सुना और शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में आयोग पूरी तरह सजग है और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है कि पीड़िताओं को जल्द से जल्द न्याय मिले। उन्होंने कहा कि कई मामलों में काउंसलिंग की अहम भूमिका होती है, जिससे समस्या के समाधान में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम के दौरान आयोग की टीम ने विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय महिला आयोग जो अपने पास जो कंप्लेंट्स आती है उस कंप्लेंट्स को लगातार देखता रहता है और अभी हमने हर स्टेट में जाकर राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस कार्यक्रम का जन सुनवाई का हम आयोजन करते हैं। जिस जन सुनवाई में हमारे पास पहले ही उस प्रदेश की उस गांव की जो कंप्लेंट्स आती है उसकी जन सुनवाई यहाँ पे होती है और उस जन सुनवाई में सभी प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो उपस्थित रहते हैं और इस जन सुनवाई में उन महिलाओं की जो भी कंप्लेंट्स है उसकी सुनवाई होती है और तुरंत उसी के साथ उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो अड़चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में
आज उत्तराखंड की हमारी पहली जन सुनवाई देहरादून में हुई है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मानसून की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून अवधि में संभावित आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जलभराव और बाढ़ प्रभावित इलाकों में मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ वाले क्षेत्र का चिन्हीकरण कर मौसम अनुसार यहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्था स्थापित किए जाए। किसी भी इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने पर पर्याप्त संख्या में नाव राफ्ट की व्यवस्था भी की जाए। प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर में लोगों के खान पान और उपचार की व्यवस्था जरूरी है। जनपद चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में आरक्षण से संबंधित अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी दी कि ये सूची शासनादेशानुसार तैयार की गई है। आरक्षण प्रस्तावों की अंतिम सूची 14 भागों में तैयार की गई है। एक 134 हमारे पास जो बीडीसी क्षेत्र हैं उसमें इस समय 26 पद एससी और 7 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है। और प्रधान जो हमारे 312 पंचायतें हैं उसमें 1 पद अनुसूचित जनजाति, 51 पद अनुसूचित जाति और 16 पद ओबीसी के लिए जारी किए गए हैं। इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो 50% से अन्यून जो है पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये आज अनंतिम सूची प्रकाशित की गई है। 14 और 15 तारीख को यहाँ पे हमारे पे जिला कार्यालय, डीपीआरओ कार्यालय, समस्त खंड विकास अधिकारी कार्यालय में लोग अपने दावे और आपत्तियां उस पर प्रस्तुत कर सकते हैं। 16 और 17 तारीख को इन आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी और 18 तारीख को अंतिम सूची जो है 18 तारीख को जारी कर दी जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट चमोली जिले की थराली में पिंडर नदी में भारी मशीनों से रिवर ड्रेजिंग का कार्य किए जाने पर हाईकोर्ट ने डीएम और जिला खनन अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गोपाल बनवासी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि थराली में हाईकोर्ट के पूर्वादेश का पालन नहीं किया गया है। देहरादून शहर में जगह जगह छबील वितरित किए गए हैं, लेकिन उससे सड़कों पर कूड़े की समस्या पैदा हो गई है, जिसको लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सभी सुपरवाइजर्स को कूड़े के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उन्होंने मोहल्ला स्वच्छता समिति घोटाले पर भी बताया कि न्यायालय की कार्रवाई को लेकर आदेश होने के बाद निगम ने एफआईआर के लिए पत्र पेश किया है। वहीं पूर्व में ऑन ड्यूटी मिसिंग 99 लोगों को निष्कासित कर निगम की ओर से उनका कोई भी भुगतान नहीं किया गया। हिदायत दी गई है कि जहां भी इस प्रकार के छबील लगाई जा रही है या गर्मी को देखते हुए पानी के प्याव वगैरह की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ कूड़े के निस्तारण की भी व्यवस्था बनाई जाए। और इस संबंध में सुपरवाइजर्स को भी सघन मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिर भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसका स्वयं निरीक्षण करके इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग के समीप नीम करौली बाबा महाराज का मंदिर है, जहां 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस मेला भरा जाएगा। आने वाले श्रद्धालुओं का नैनीताल पुलिस हार्दिक स्वागत करती है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि इस बार मंदिर समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रसाद वितरण 16, 17, 18 जून को किया जाएगा। ऐसे श्रद्धालु जो 15 जून को दर्शन नहीं कर पाते, वे इन तिथियों में किसी भी दिन आकर दर्शन कर सकते हैं। 15 जून को जो कैंची का मेला होने वाला है, इसमें आने वाले सभी श्रद्धालुओं का नैनीताल पुलिस स्वागत करती है। हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि इस बार मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि जो मेले के दिन का प्रसाद है, 15 जून का प्रसाद, वो प्रसाद 16, 17 और 18 जून को भी वितरित होगा। अतः ऐसे श्रद्धालु जो 15 जून को अगर दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो 16, 17, 18 में किसी भी दिन दर्शन के लिए आते हैं, तो उस दिन उनको प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसी के हिसाब से आप लोग अपनी यात्राएं प्लान कीजिए
और जो आप यहाँ आने से पहले एक बार जो नैनीताल पुलिस के द्वारा डाइवर्जन प्लान और जो शटल प्लान जारी किया गया है उसको भी आप देख लीजिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।